द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो खबरें हैं वो एक पहेली की तरह है। एक तरफ भारत की जबरदस्त तरक्की के आंकड़े हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आइए इन टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि असल में तस्वीर क्या बन रही है। और शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो दिखाती है कि 21वीं सदी में सुरक्षा का मतलब कितना बदल गया है। एक तरफ अमेरिका सीरिया में आईसिस पर बड़े हवाई हमले कर रहा है। मतलब एक देश अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए पारंपरिक सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली में एक बुजुर्ग जोड़ा अपने ही घर में एक वीडियो कॉल के जरिए 14 करोड़ रुपए गवा देता है। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि आज की लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। मतलब एक तरफ मिसाइलें हैं तो दूसरी तरफ मैलवेयर, और ये डिजिटल अरेस्ट वाली घटना तो ये और भी ज्यादा डरावनी है। हाँ, डिजिटल अरेस्ट ये शब्द ही अपने आप में नया और चौंकाने वाला है। ये कोई आम ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि धोखेबाज अब सिर्फ ओटीपी या लिंक नहीं भेज रहे। नहीं, अब वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव का माहौल बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में किसी को वीडियो कॉल पर बंधक बनाकर उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि वे पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी की निगरानी में हैं। उन्हें डराया जाता है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग या किसी गंभीर अपराध का केस लगा दिया जाएगा। और एक घंटों तक चलता है जब तक कि इंसान पूरी तरह टूटकर उनकी बात मान न ले। ये तकनीक और मनोविज्ञान का एक बहुत खतरनाक कॉकटेल है। तो सरकार इसके जवाब में क्या कर रही है? क्योंकि ऐसी घटनाएं तो मतलब किसी के भी साथ हो सकती हैं। हाँ, तो सरकार ने हाल ही में E0 FIR जैसी एक पहल शुरू की है। ये एक जरूरी कदम है। असल में इसका फायदा ये है कि अगर आप मान लीजिए बेंगलोर में हैं और आपके साथ धोखाधड़ी दिल्ली के किसी व्यक्ति ने की है, तो आपको FIR लिखवाने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। आप वहीं से ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं और पुलिस को तुरंत कार्रवाई शुरू करनी होगी, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। ये पहल तो सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये असल में काम कर रही है? क्योंकि अक्सर ऐसी योजनाओं की घोषणा तो हो जाती है, पर जमीनी स्तर पर पुलिस के पास क्या इसे लागू करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग या संसाधन होते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बना दी गई है, लेकिन असली चुनौती है पुलिस बलों को इसके लिए प्रशिक्षित करने की और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की है। साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारे लॉ एनफोर्समेंट को भी उतनी ही तेजी से बदलना होगा। E0 FIR सही दिशा में एक कदम है, पर हाँ, अभी सफर लंबा है। तो दिल्ली में ये डिजिटल अरेस्ट दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने के लिए हो रहा है। लेकिन यही चुनौती जब देशों के बीच होती है तो उसका रूप और भी बड़ा हो जाता है, जैसे हम सीरिया में देख रहे हैं। अमेरिकी सेना ने आईसिस के ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। हाँ, और ये कोई अकेली घटना नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में पहुंच गए। 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सरकार ने जानकारी को दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। इसी तरह रूस यूक्रेन में अब और भी घातक और उन्नत मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। रूस यूक्रेन में पारंपरिक मिसाइल हमलों के साथ साथ साइबर अटैक और प्रोपेगेंडा का भी जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। क्या यही हाइब्रिड वॉरफेयर का पैटर्न हमें दूसरे तनाव वाले क्षेत्रों में भी दिख रहा है? बिल्कुल, आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। उत्तर कोरिया पर आरोप है कि वो ड्रोन के जरिए दक्षिण कोरिया में घुसपैठ कर रहा है, और ये ड्रोन सिर्फ जासूसी के लिए नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी हैं। तो आप देख सकती हैं कि कैसे सीरिया में पारंपरिक हवाई हमले, ईरान में सूचना पर नियंत्रण, यूक्रेन में मिसाइल और साइबर हमले और कोरियाई प्रायद्वीप में ड्रोन घुसपैठ, ये सब मिलकर एक ऐसी वैश्विक तस्वीर बनाते हैं जहां टकराव के तरीके बदल रहे हैं और दुनिया ज्यादा अस्थिर हो रही है। और इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत आर्थिक और तकनीकी मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ा है। ये एक दिलचस्प कहानी है। पिछले एक महीने के आंकड़े तो कमाल के हैं। भारत अब $4.18 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के आकार की बात नहीं है। सबसे बड़ी कहानी तो ऊर्जा के क्षेत्र में है। भारत की जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 254 गीगावाट्स तक पहुंच गई है। आसान शब्दों में कहें तो देश में जितनी भी बिजली बन रही है उसमें से 50% से ज्यादा अब गैर जीवाश्म स्रोतों से आ रही है, मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो पावर। ये आंकड़े शानदार हैं, पर आलोचक ये भी कहते हैं
कि हमारी कोयले पर निर्भरता अभी भी बहुत ज्यादा है और इस बदलाव की रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये आलोचना पूरी तरह से गलत नहीं है। हमारी ऊर्जा की कुल खपत इतनी ज्यादा है कि कोयला अभी भी एक बड़ी जरूरत बना हुआ है। लेकिन यहाँ दिशा देखना महत्वपूर्ण है। एक विकासशील देश के लिए अपनी आधी से ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता को स्वच्छ ऊर्जा में बदलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक फैसला भी है। स्ट्रैटेजिक वो कैसे? है कि भविष्य में जो देश अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करेंगे, उनके बनाए सामान पर यूरोप में घुसने पर एक तरह का ग्रीन टैक्स लगेगा। तो भारत जो आज ग्रीन एनर्जी में निवेश कर रहा है, वो असल में भविष्य में अपने निर्यात को सुरक्षित कर रहा है। अच्छा, तो ये भविष्य के व्यापार युद्धों की तैयारी है। इसी तरह टेक्नोलॉजी में भी बड़ी छलांगे लगी हैं। DRDO ने स्क्रैमजेट का सफल परीक्षण किया है। अब ये स्क्रैमजेट क्या चीज है और ये इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? स्क्रैमजेट ये कोई आम इंजन नहीं है। सोचिए, ये एक ऐसा इंजन है जो आवाज की रफ्तार से 5-6 गुना तेज उड़ते हुए सीधे हवा से ऑक्सीजन खींचकर काम करता है, जबकि एक रॉकेट को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर उड़ना पड़ता है, जिससे वो बहुत भारी और धीमा हो जाता है। स्क्रैमजेट टेक्निक का मतलब है भविष्य में ऐसी मिसाइलें या विमान जो ज्यादा तेज, ज्यादा दूर तक मार करने वाले और जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होगा। ये रक्षा प्रौद्योगिकी में एक गेम चेंजर है। मतलब अब हथियार और भी तेज और घातक होंगे। तकनीक का एक और पहलू है सुपर कंप्यूटिंग। पुणे में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? सुपर कंप्यूटर का मतलब है गणना करने की असाधारण शक्ति। परम शक्ति मौसम के पूर्वानुमान को और सटीक बनाने, नई दवाइयां खोजने या फिर जटिल इंजीनियरिंग डिजाइन बनाने में मदद करेगा। ये रिसर्च और इनोवेशन की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। और ये सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है। इसी महीने इंटरपोल के साथ सहयोग के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने में मदद करेगा। बिल्कुल। और साथ ही शहरी बाढ़ से निपटने के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए मंजूर हुए। तो एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलें और सुपर कंप्यूटर, और दूसरी तरफ बाढ़ प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग। ये विकास का एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण दिखाता है। बिल्कुल, ये एक समग्र विकास की तस्वीर है, जहां भविष्य की तकनीक के साथ साथ आज की नागरिक जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जब भारत ये सब कर रहा है, तब वैश्विक मंच पर क्या हो रहा है? पिछले महीने अमेरिका की विदेश नीति में कुछ बड़े बदलाव दिखे, जैसे वेनेजुएला के तेल टैंकरों को जब्त करना और ताइवान को हथियारों की बिक्री। और ये कदम एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की कुछ जलवायु और व्यापार से जुड़ी संस्थाओं से भी हटने की धमकी दी है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जगह हर देश सिर्फ अपने फायदे को प्राथमिकता देगा? और इसी से जुड़ी एक और खबर है कि नेटो देशों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% रक्षा पर खर्च करने का दबाव है, जो पहले के 2% लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च करने की तैयारी कर रही है। जब आप इन सभी चीजों को एक साथ देखते हैं, एक तरफा अमेरिकी कार्यवाहियां, नेटो का बढ़ता रक्षा बजट, गाजा और सीरिया में लगातार चल रहे संघर्ष, तो ये एक ज्यादा टकराव वाली और कम सहकारी वैश्विक व्यवस्था की ओर इशारा करता है। दुनिया में भरोसा कम हो रहा है और तनाव बढ़ रहा है। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं, तो एक तरफ वैश्विक तनाव और अनिश्चितता है, और दूसरी तरफ भारत है जो आर्थिक और तकनीकी रूप से छलांग लगा रहा है। लेकिन इस तरक्की के साथ अपनी चुनौतियां भी तो आती होंगी। निश्चित रूप से। और भारत की प्रगति के साथ साथ नैतिक और सामाजिक आयामों पर जोर दिया जा रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने एथिकल AI यानी नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मानक बनाने पर बल दिया है। एथिकल AI का क्या मतलब हुआ? क्या AI अनैतिक भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सोचिए, अगर एक AI सिस्टम नौकरी के लिए आवेदन करने वालों में किसी खास लिंग या समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव करने लगे, या फिर कर्ज देने में पक्षपात करे। एथिकल AI का मतलब है कि हम ऐसी तकनीक विकसित करना चाहते हैं जो पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और जिसकी गलतियों के लिए कोई जवाबदेह हो। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDA के लिए भी रिपोर्टिंग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। VDA मतलब क्रिप्टो करेंसी और NFTs जैसी डिजिटल संपत्तियां। जी, सरकार अब ये जानना चाहती है कि इनमें पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इसका मकसद इस नए वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों को रोकना है। तो आप देख सकती हैं कि जैसे जैसे देश तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहा है,
उसके नियम कानून भी साथ साथ विकसित हो रहे हैं। और समाज के स्तर पर भी कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा रैंकिंग में मुंबई और कोहिमा को देश के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ है। देश में स्कूली शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। कभी कभी ये बड़े बड़े आंकड़े जैसे $4.18 ट्रिलियन की जीडीपी सुनने में बहुत अमूर्त लगते हैं, लेकिन इसका असली मतलब तब समझ आता है जब हम देखते हैं कि देश में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई है। अर्थव्यवस्था का असर जमीन पर ऐसे ही दिखता है। बिल्कुल, लेकिन इन सकारात्मक खबरों के साथ साथ कुछ ऐसी सामाजिक बहसें भी चल रही हैं जो भारत के भविष्य की दिशा तय करेंगी। जैसे आरएसएस प्रमुख ने धर्मांतरण और पलायन को देश के जनसांख्यिकीय बदलावों से जोड़ा है। ये एक संवेदनशील विषय है। हाँ, और इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये एक ऐसी बहस है जो पहचान, संस्कृति और नागरिकता जैसे गहरे सवालों से जुड़ी है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा कदम है सरकार की योजना कि 2027 की जनगणना में जातिगत डेटा भी शामिल किया जाएगा। इसके तो बहुत दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव होंगे। निश्चित रूप से। इसके समर्थक कहते हैं कि इससे आरक्षण और सामाजिक कल्याण की नीतियां बेहतर ढंग से बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे पास सटीक आंकड़े होंगे। वहीं इसके आलोचकों को डर है कि इससे समाज में जातीय पहचान और भी गहरी हो सकती है। ये ऐसे विषय हैं जिन पर कोई आसान जवाब नहीं है और इन पर निष्पक्ष रूप से सभी दृष्टिकोणों को समझना जरूरी है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां वैश्विक मंच पर टकराव बढ़ रहा है, जबकि भारत आर्थिक, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों में बड़ी छलांग लगा रहा है। लेकिन इस सफलता की कहानी के साथ ही साइबर सुरक्षा से लेकर जटिल सामाजिक बहसों तक नई घरेलू चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। और आज की चर्चा से एक विचार ये उभरता है, जब कोई देश तेजी से एक आर्थिक और तकनीकी शक्ति बन रहा हो, तो उसकी वैश्विक जिम्मेदारियां और घरेलू सामाजिक चुनौतियां एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं? क्या बाहरी सफलता आंतरिक मुद्दों को हल करना आसान बनाती है या उन्हें और ज्यादा जटिल कर देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।